a new chapter, eroded soil. So eroded soil, what do we understand by eroded soil? मतलब वैसा सॉइल जो जिसमें सॉइल इरोजन हुआ हो. व्हाट इज सॉइल इरोजन, किसको कहते हैं? Soil erosion refers to the detachment and transportation of soil particles to another place by agencies of water, wind or gravitational force. मतलब सॉइल जो सरफेस में है या ग्राउंड में है, वो किसी भी चीज की एजेंसी या किसी भी तरह से वो अगर डिटैच होके एक जगह से दूसरे जगह आइदर बाय विंड, वाटर या किसी भी तरह के फोर्सेस से वो एक जगह से डिटैच होने के बाद एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको हम इरोजन कहते हैं. तो सॉइल जो इरोजन है वो दो तरह से होता है. ठीक है, दो टाइप का होता है. एक होता है नेचुरल और जियोलॉजिकल इरोजन और दूसरा एक्सेलरेटेड. नेचुरल मतलब जो रेट ऑफ लॉस ऑफ सॉइल है वो रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आपके नीचे जमीन में रॉक्स और मिनरल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस से जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, टोपोग्राफी है, आपका वाटर है, इन सब की वजह से रिलीफ है, इन सब की वजह से आपका कॉन्टिन्यूअसली वेदरिंग होता रहता है नेचुरली और सॉइल का फॉर्मेशन होता रहता है. अब नेचुरली अगर सॉइल का लॉस भी हो रहा है तो जो रेट ऑफ लॉस है अगर वो रेट ऑफ फॉर्मेशन से ज्यादा नहीं है तो उसको हम नेचुरल या जियोलॉजिकल इरोजन कहते हैं. लेकिन अगर रेट ऑफ सॉइल लॉस रेट ऑफ फॉर्मेशन से ज्यादा है तो उसको हम एक्सेलरेटेड इरोजन कहते हैं. तो ये तुम्हारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोजन. पहला हुआ तुम्हारा दो टाइप, ब्रॉडली कहेंगे नेचुरल या जियोलॉजिक एक्सेलरेट, नेचुरल और जियोलॉजिकल, और दूसरा एक्सेलरेटेड. अब नेचुरल या जियोलॉजिकल तो तुम्हारा नेचुरल सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है और नेचुरली अगर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो उसको हम नेचुरल इरोजन कहेंगे. एक्सेलरेटेड तब हुआ जब किसी भी एजेंसी की वजह से, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, दैट मे बी विंड और वाटर, बेसिकली विंड और वाटर यही रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे सॉइल इरोजन के लिए. तो इन दोनों से जो होगा तो वो हो उसकी वजह से तुम्हारा सॉइल इरोजन होगा. और जब सॉइल इरोजन होता है तो सबसे ज्यादा जो टॉप फर्टाइल लेयर है उसका लॉस होता है. उसकी लॉस की वजह से आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों अफेक्ट होती है. तो वाटर इरोजन कितने टाइप का होता है? तुम्हारा एक रेन ड्रॉप स्प्लैश इरोजन, दूसरा स्ट्रीट, तीसरा रिल, फिर गली और फिर स्ट्रीम बैंक. अगर विंड इरोजन देखें तो दैट इज बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. मतलब विंड जब हवा चलती है ना तो सॉइल पार्टिकल्स हवा के विंड की वेलोसिटी की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है. वो डिपेंड करता है कि एक तो विंड की वेलोसिटी क्या है, दूसरा पार्टिकल साइज क्या है. विंड का डायरेक्शन, वेलोसिटी और पार्टिकल साइज क्या है. तो उसमें तीन टाइप का होता है तुम्हारा मूवमेंट: सॉल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाटर इरोजन. तो वाटर इरोजन का एक्सटेंट इंडिया में सबसे 80% जो इरोजन है ना, अगर डिग्रेडेशन है लैंड, टोटल डिग्रेडेड लैंड का 80% है ड्यू टू सॉइल इरोजन, और उसमें से भी 80% तुम्हारा ड्यू टू वाटर इरोजन है. ठीक है. अब एनुअल वाटर इरोजन का रेट वैरी करता है 5 टन पर हेक्टेयर पर ईयर से अप टू 80 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, और एवरेज है तुम्हारा 16 टन पर हेक्टेयर पर ईयर. मतलब अप्रोक्सीमेटली पूरे ओवर द ईयर 16 टन पर हेक्टेयर तुम्हारा सॉइल इरोड होता है ओनली ड्यू टू योर वाटर इरोजन. और ये अलग अलग है. तुम्हारा रेड सॉइल में है, फ्लड फ्लड प्लेन्स ऑफ गंगा में है, ऑफ गंगा, और उसके ट्रिब्यूटरीज जो उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में है. तुम्हारा अप टू बे ऑफ बंगाल, ब्रह्मपुत्र जो वैली है उधर है. कुछ रिवर्स तुम्हारे आसाम, मेघालय, नागालैंड इन सब में है, उधर है. फिर तुम्हारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से भी जो लैंड खाली रह गया है वहां पे भी वाटर, जो झूम कल्टीवेशन है वहां पे भी वाटर इरोजन की वजह से तुम्हारा लॉस होता है. अब वाटर इरोजन, सॉरी, सॉइल इरोजन जो है उसका सिग्निफिकेंस मतलब उसका क्या सिग्निफिकेंस है.
क्यों हम लोग इस पे एम्फेसिस देते हैं कि सॉइल इरोजन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो उसमें फर्स्ट है कि तुम्हारा फर्टाइल सॉइल का लॉस होता है। तो एस्टिमेट किया गया है कि अप्रॉक्स 5.4 टू 8.4 मेट्रिक टन तुम्हारा लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल है ड्यू टू वाटर सॉरी ड्यू टू सॉइल इरोजन। दूसरा क्रॉप प्रोडक्टिविटी का लॉस है। फर्टाइल सॉइल का लॉस होता है और डिटोरिएशन होता है सॉइल के स्ट्रक्चर का डिटोरिएशन इसलिए होता है कि अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब तुम्हारा इरोजन ड्यू टू वाटर होता है, जो रेनफॉल की वजह से होता है, जो स्प्लैश इरोजन हुआ या शीट इरोजन हुआ, तो सॉइल का स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूअस ड्रॉप्स पड़ने की वजह से उसका स्ट्रक्चर सॉइल का चेंज हो जाता है। दूसरा, वाटर में पोल्यूशन होता है इरोजन की सॉइल इरोजन की वजह से। जो ऊपर का न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो जब जाके पानी में जमा हो जाता है, तो कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि जैसे नाइट्रोजन किसी सॉइल में ज्यादा है, वो अगर स्लोप एक ही तरफ है और वहां से सारा नाइट्रोजन जाके किसी एक पॉन्ड या किसी पानी में ओवर द टाइम जमा होता जाता है, तो वहां पे नाइट्रेट का लेवल तुम्हारा बढ़ जाता है। तो वैसे पानी को अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो हमारा एक डिजीज होता है वैसे उसको हम लोग नाइट किसी भी पानी में अगर स्टैंडिंग वाटर में नाइट्रेट और फास्फोरस का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो उसको हम यूट्रोपिफिकेशन कहते हैं। अभी क्या होता है कि जो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो उनको प्रॉब्लम होती है, वो उनको ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है, अलगी ये सब ज्यादा ग्रो कर जाएंगे और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो उसका नहीं रहेगा। वाटर पॉल्यूट की वजह से, न्यूट्रिएंट रिच होने की वजह से अगर वो पानी हम लोग यूज करते हैं, तो हमारे बॉडी में अगर 45 ppm से ज्यादा उसमें नाइट्रेट आ गया ऐसे किसी पानी में, तो हमारी बॉडी में भी वो जो है हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और ब्लू कलर का तुमको सिम्टम दिखेगा। उसको हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेट हेमोग्लोबिनिया भी कहते हैं। दूसरा, लॉस ऑफ रिजर्वॉयर कैपेसिटी, मतलब बहुत जगह जाके जब इरोजन होता है तो जमाना हल्का होता है, वो चल आगे बढ़ जाता है, लेकिन सिल्ट क्या होता है, जाके जमा होने लगता है, तो रिजर्वॉयर की जो डेप्थ है ना वो कम हो जाती है और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरा है फ्लैश फ्लड्स और मड स्लाइड्स। अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हो जाता है और तुम्हारे पास सफिशिएंट वेजिटेटिव कवर नहीं है, बहुत हाई वेलोसिटी में रन ऑफ हो रहा है, तो वहां पे तुम्हारा फ्लैश फ्लड मतलब सडनली फ्लड आ जाता है। यू नेवर एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, क्योंकि वो एरिया फ्लड होने वाला नहीं है, पर या तो रेन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और या फिर हेवी रेन है और तुम्हारा स्लोप उस डायरेक्शन में नहीं है या वेजिटेटिव कवर नहीं है, तो सडनली तुम्हारा थोड़े कम समय में अगर हेवी रेन हो जाए तो वहां पे फ्लैश फ्लड हो जाता है। उसके बाद व्हाट आर द तुम्हारे सॉइल इरोजन के क्या क्या कॉजेज हैं। सबसे पहला तो डिफोरेस्टेशन है। अगर नेचुरल वेजिटेशन रहता है सॉइल में, तो वो क्या करता है ना कि तुम्हारे सॉइल में बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। जो भी पेड़ पौधे हैं उनके जड़ डिफरेंट तुम्हारे एंजाइम्स ऑर्गेनिक मैटर निकालते हैं, और जो तुम्हारा इसको ऑर्गेनिक मैटर रिच करता है और बाइंडिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ाता है। तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाता है, जिस वजह से तुम्हारे सॉइल वाटर को एब्जॉर्व करता है। अगर वाटर को एब्जॉर्व ना करे तो फिर वो रन ऑफ में जाएगा, तो एक डिफॉरेस्टेशन है। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग, मतलब हम बहुत जगह तुम लोग देखोगे कि घास लगाते हैं या फिर नहीं भी लगाते हैं, जो नेचुरल ग्रासेस है, हम लोग कैटल्स को, लाइव स्टॉक को ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं। अब ग्रेजिंग से क्या होता है कि जो भी घास है वो सारे हट जाते हैं, तो वहां पे लैंड बैरन हो जाता है। अब अगर हवा या पानी वहां पे तेज हवा चलती है, तो ऊपर की मिट्टी हवा के साथ चली जाती है, या बारिश होती है तो अगर स्लोप रहा तो बारिश के साथ वो हमारी मिट्टी चली जाती है। दूसरा, इम्प्रॉपर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। इम्प्रॉपर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस मतलब जैसे तुम बहुत हैवी टिलेज कर दिए, ठीक है, या फिर जहां पे तुमको अगर ड्राई सॉइल है, सैंडी सॉइल है, वहां पे हमने उसको प्रॉपर कवर नहीं किया, तो वहां पे क्या होता है कि फिर
जो एक्सपोज सरफेस वो ज्यादा हो जाने की वजह से एक्सेस रन ऑफ या एक्सेलरेटेड इरोजन होने लगता है। दूसरा इंटेंसिव टिलेज मतलब इतना ज्यादा टिलेज करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स में और फिर सॉइल का डिटैचमेंट होने लगता है। उसके बाद पॉपुलेशन प्रेशर मींस अब इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है कि हम लोग फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने की वजह से फॉरेस्ट और ग्रास एरिया को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ना यूज करके हम वहां पे बिल्डिंग और मॉल्स बनाने लगे। उस वजह से वो एरिया अब वहां पे क्रॉप की कमी होने लगी। तो ये सारे रीजन है तुम्हारे सॉइल इरोजन के। अब सॉइल इरोजन में सबसे पहले तुम्हारा जो है वो है तुम्हारा ड्यू टू वाटर इरोजन। सबसे पहले तुम्हारा स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन सबसे पहला है, बिगनिंग है शीट इरोजन का। बिगनिंग मतलब जो जब पानी हमारा बारिश का पानी अगर गिरता है सॉइल पे, तो जैसे जितनी अगर हल्के वेलोसिटी से गिरा तो वो कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो तेज से गिरा, अगर सिर्फ बारिश की पानी नहीं, तुम ये खुद से भी कर सकते हो कि अगर एक बूंद पानी को ही बहुत ऊंचे उससे गिराओगे तो वो जहां पे जाएगा सॉइल पे तो तुम देखोगे कि वो मिट्टी वहां से छलकती है। और अगर मिट्टी हल्की रही यानी कि बहुत टाइटली बाइंड नहीं रही तो मिट्टी अपनी जगह से डिटैच होके डिस्प्लेस होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं स्प्लैश इरोजन। यही स्प्लैश इरोजन धीरे धीरे तुम्हारा चेंज कर जाता है शीट इरोजन में। मतलब एक पतला लेयर तुमको पता भी नहीं चलेगा और एक पतला लेयर सॉइल का शीट की तरह उसके रूट्स के पास से निकल जाएगा। और वो बाद में पता चलता है कि ये रूट्स जब दिखने लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको इस फिगर में दिख रहा हो कि रूट्स अब दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे शीट की तरह लेयर निकल गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं शीट इरोजन। इसके बाद शीट इरोजन के बाद होता है तुम्हारा रिल इरोजन। रिल इरोजन तब होता है जब तुम्हारा स्लोप है और इनफिल्ट्रेशन, रेनफॉल जो है उस वो एक्सीड कर जाता है तुम्हारा इनफिल्ट्रेशन। मतलब जितना पानी रेनफॉल हो रहा है उस हिसाब से अगर इनफिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि पानी अपने धीरे धीरे उस स्लोप के दिशा में बढ़ता जाएगा। और अगर वहां पे वेजिटेटिव कवर नहीं है तो वो अपना चैनल बनाएगा, और ये चैनल जो एटलीस्ट मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर डीप अगर ना उससे कम होता है तो उसको हम रिल कहते हैं। ये इनिशियल फॉर्म है तुम्हारा गली इरोजन का। मतलब छोटे से चैनल्स बनाए पानी ने अपने वेलोसिटी के साथ स्लोप का, उसको हम लोग रिल इरोजन कहते हैं। और अगर यही धीरे धीरे एडवांस हो जाता है और बड़े बड़े चैनल्स बना ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गली इरोजन। उसको हम बड़ा नाला टाइप बन जाए तो उसको हम लोग कहते हैं गली इरोजन। और दूसरा फिर हो गया तुम्हारा स्टीम या बैंक इरोजन। स्टीम या बैंक इरोजन हुआ कि पूरा अगर तुम बनाए हुए हो चारों तरफ बैंक बनाए हुए हो और इतना तेज पानी है, इतना ज्यादा वेलोसिटी में पानी कि वो पूरा धार या पूरा बांध को ही काट ले, तो वैसे हम उसको कहते हैं रिवर बैंक या बैंक इरोजन। उसको रोक पाने में अगर नहीं संभव हुआ तो उसको पूरा मटेरियल अगर हटा लिया, काट लिया, जैसे हम लोग कहते हैं ना कटाव हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं बैंक इरोजन। की धार इतनी तेज धार थी कि उसने नदी का किनारा को ही काट लिया, तो उसको हम लोग कहते हैं बैंक इरोजन। अब मास मूवमेंट एंड लैंडस्लाइडिंग कभी कभी होता है, इतने ज्यादा तेज बारिश होती है, तुम लोगों ने जनरली हिली एरियाज में सुना हो कि बहुत तेज बारिश हुई और चूंकि मिट्टी हल्की है या उतना स्ट्रेंथ नहीं है, उस तेज बारिश में पूरा लैंड ही स्लिप या स्लाइड कर गया, तो उसको हम लोग कहते हैं लैंड इरोजन, लैंड स्लाइडिंग या मास मूवमेंट। अब व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं तुम्हारे सॉइल इरोजन को। तो सबसे पहला है तुम्हारा क्लाइमेट। हाँ, तो क्लाइमेट में तुम्हारा अगर वाटर है तो प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी और सोलर रेडिएशन, ये सारे तुम्हारे इफेक्ट करते हैं तुम्हारे सॉइल इरोजन को। दूसरा सॉइल का जो प्रॉपर्टी है डिटैचेबिलिटी और ट्रांसपोर्टेबिलिटी, उसको कंबाइन करके हम इरोडेबिलिटी कहते हैं। मतलब इरोडेबिलिटी मतलब सॉइल की कैपेसिटी क्या है सॉइल को अपने से डिटैच करने की और ट्रांसपोर्ट करने की। अगर उसकी इरोडेबिलिटी कम है यानी कि वो ज्यादा
मजबूती से सॉइल को पकड़े हुए है, ठीक है, डिटैच होने नहीं देगा। अगर सॉइल की इरोडेबिलिटी ज्यादा है तो यानी वो उसको इजिली, अगर थोड़ा सा फोर्स लगाए तो वो उसको इजिली डिटैच होने देता है और वो अपने साथ ट्रांसपोर्ट होने देता है। तो सॉइल की इरोडेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि सॉइल में कितना इरोजन होगा। दूसरा, वेजिटेशन। अब वेजिटेशन की प्रॉपर्टी का फायदा ये है कि अगर वेजिटेशन है तो जो भी रेनफॉल है, रेन ड्रॉप्स को वो डायरेक्ट तुमको सॉइल पार्टिकल्स पे पड़ने नहीं देता है, और फिर उसकी अगर पड़ता भी है तो रिड्यूस करता है। तुम्हारे रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, अगर छोटे ही प्लांट्स हैं, मान लो ग्रासेस ही हैं, तो वो इंटरसेप्ट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर को, उसको रिड्यूस करते हैं, उसकी वेलोसिटी को। दूसरा, जो एग्रीगेशन है और पोरोसिटी है, उसमें रूट्स और प्लांट रेसिड्यूज की वजह से एग्रीगेशन और पोरोसिटी को भी वो जो प्लांट है वो उसको इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी वो इम्प्रूव करते हैं, तो जिससे तुम्हारे सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी तुम्हारी बढ़ती है। उसके बाद जो प्लांट्स लगाते हैं वो ट्रांसपीरेशन होता है, जिससे कि सॉइल वाटर तुम्हारा डिक्रीज होता है। सॉइल का वाटर ट्रांसपायर करता है तो सॉइल में जो जो ऊपर से पानी आता है वो सॉइल फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी उसको देता है, देता है कि वो एब्जॉर्ब कर सके। अब टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज द डिग्री, शेप एंड लेंथ ऑफ स्लोप एंड साइज एंड शेप ऑफ वाटरशेड। मतलब किसी भी वाटरशेड या किसी भी एरिया का साइज क्या है, उसका स्लोप क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि अगर वो इरोजन होगा भी, रेनफॉल होगा भी, तो इरोजन कैसे होगा। अगर स्लोप बहुत स्टीप नहीं है तो वाटर जो है स्लोली तुम्हारा इरोड करेगा या स्लोली तुम्हारा अक्रॉस द स्लोप जाएगा। अगर स्लोप ज्यादा है तो बहुत जल्दी तुम्हारा जाएगा और अपने साथ बहुत ज्यादा सॉइल लेके जाएगा। वॉल्यूम, उसका रन ऑफ का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अगर स्लोप का स्टीपनेस कम है या लेंथ कम है तो वहां पे रन ऑफ कम होगा। अब दूसरा है तुम्हारा कि विंड, कि सॉइल इरोजन विंड से कैसे होता है। तो विंड से सॉइल इरोजन होता है जब तुम्हारे विंड की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती है तो अपने साथ जो लूज पार्टिकल्स है सॉइल के, वो अपने साथ उसको ले जाता है, और जब पे उसकी वेलोसिटी कम होती है वो वहां एक जगह से अपने साथ ले जाता है, और जहां उसकी वेलोसिटी कम हो गई या जहां पे उसकी कैरिंग कैपेसिटी, कैरी करने की कैपेसिटी कम होगी, वहां जाके वो उसको डिपॉजिट करता है। तो जनरली विंड इरोजन जो है एरिड या सेमी एरिड रीजन्स जहां पे वेजिटेशन या तो कम है और विंड वेलोसिटी बहुत हाई है, ऐसी जगह में ही हो रहा है। और जो तुम्हारा वहां पे नॉर्मली तुम्हारे पे वहां पे हेवी, मतलब क्ले कम होता है सॉइल में, सैंडी सॉइल ज्यादा आता है तो वो हल्का होता है, तो वो अपने साथ जो सैंड पार्टिकल्स है उसको लेके जाता है, मतलब एक जगह से ले जाके दूसरी जगह डिपॉजिट कर देता है। अब टोटल 4.1% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया इन द कंट्री इज अफेक्टेड बाय तुम्हारा विंड इरोशन। और अगर एरिया में देखें तो 13.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया, जो 4.1% है टोटल एरिया का, वो है तुम्हारा अफेक्टेड विंड इरोशन से। और सबसे ज्यादा ये तुम्हारा किस स्टेट में है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, क्योंकि इन एरियाज में तुम्हारा एरिड या सेमी एरिड कंडीशन है, यानी यहाँ पे रेट ऑफ इवोपरेशन इज मोर देन योर रेट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल से ज्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन। तो ऐसे जगह टेम्परेचर हाई है, विंड वेलोसिटी हाई है और तुम्हारा रेनफॉल कम है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि लॉस ऑफ तुम्हारा सॉइल फर्टिलिटी लॉस होता है, क्रॉप डैमेज होता है। दूसरा तुम्हारा पोल्यूशन होता है, जो तुम्हारे विंड में सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इससे एयर पोल्यूशन होता है। और डेजर्टिफिकेशन होता है, मतलब डेजर्ट्स के जो एरिया है, विंड इरोजन एक मेजर फैक्टर है कि डेजर्ट्स का एरिया जो है एक्सपैंड कर रहा है एट द रेट ऑफ तुम्हारा 2 मिलियन पर ईयर। मतलब 2 मिलियन एरिया जो तुम्हारा पर ईयर सिर्फ विंड के इरोजन की वजह से तुम्हारा बढ़ रहा है, या तुम्हारा ये एरिया अंदर डेजर्ट के अंदर आ रहा है विंड इरोजन की वजह। अब विंड इरोजन के हमारे कॉजेस क्या है? विंड इरोजन का मेजर कॉज ये है कि जो जो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स है, वहां पे तुम्हारा एक तो
वेजिटेशन बहुत स्पार्स यानी बहुत कम है, दूसरा रेनफॉल लो है और टेम्परेचर हाई है। पोटेंशियल इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेशन जो है दैट इज हायर देन योर सॉइस्चर है या ऑर्गेनिक मैटर है या उसका स्ट्रक्चर बदल रहा है। मिसमैनेजमेंट है तुम्हारा, वहां पे लैंड का मिसमैनेजमेंट है, ओवरग्रेजिंग है, तुम्हारे जो भी हम लोग फॉरेस्ट है उसका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको हम लोग वाटर रिसोर्सेस जो है उसका हम लोग मिसयूज भी कर रहे हैं, तो इस वजह से वहां पे विंड इरोजन तुम्हारा हो रहा है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड इरोजन हम लोगों ने बात किया था कि विंड इरोजन भी 3 टाइप के होते हैं, पहला सस्पेंशन, दूसरा साल्टेशन और तीसरा तुम्हारा सरफेस क्रीप। तो सस्पेंशन क्या है? जब सॉइल पार्टिकल्स में सस्पेंशन तब होता है जब सेडिमेंटेशन फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स होल्डिंग द पार्टिकल्स, मतलब जो फोर्स होल्ड करता है उससे ज्यादा फोर्स अगर सेडिमेंटेशन का है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाके छोड़ने की है, तो उसको हम लोग सस्पेंशन करते हैं कि सस्पेंड कर गया, थोड़ी दूर ले गए और फिर जाके छोड़ दिए। तो टेंशन से उससे ज्यादा सही है। जो छोटे पार्टिकल्स है 0.1 टू 0.05 mm इन डायमीटर, ये जो है विंड से कैरी होते हैं, ये साल्टेशन उसको कहते हैं कि जो छोटे पार्टिकल्स और ये लंबी दूरी तक कैरी हो सकते हैं। तो 50 to 75% ऑफ द सॉइल इरोजन जो विंड के से होता है ड्यू टू विंड, वो है तुम्हारा सॉल्टेशन से, यानी जो छोटे पार्टिकल्स जितने भी हैं वो 0.1 टू 0.5 mm वाले, ये सारे सॉल्टेशन से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। और उसके बाद तुम्हारा हो गया सरफेस क्रीप, जो बाकी 5 टू 25% है वो तुम्हारा सरफेस क्रीप, मतलब वो धीरे धीरे क्या होता है ना कि एक हम डायग्राम दिखाएंगे तो तुमको उसको पता चलेगा कि सस्पेंशन क्या है, साल्टेशन क्या है और सरफेस क्रीप। जो धीरे धीरे बस क्या कहो लुढ़क के एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसको हम लोग सरफेस क्रीप कहते हैं। ये देखो सस्पेंशन हुआ कि थोड़ी दूर हवा के साथ थोड़ी दूर ऊपर गया और फिर थोड़े थोड़े ही जगह जाके बैठ गया। अब साल्टेशन क्या है कि वो हवा के साथ थोड़ी ज्यादा दूर तक गया। ठीक है, अगर तुम डायग्राम देखोगे कि विंड अगर आई तो सस्पेंशन बहुत ऊंची तक हवा में गया, लेकिन वो सडनली फिर आके तुम्हारा ड्रॉप हो गया। साल्टेशन में वो हवा से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हल्के होते हैं, वो ज्यादा दूर तक चले जाते हैं। सरफेस में क्या है कि वो जो पार्टिकल्स हैं थोड़े बड़े हैं और वो धीरे धीरे तुम्हारे सरफेस के ऊपर ही क्रीप करते हुए यानी घूमते घूमते आगे तक पहुंचते हैं, तो उसको हम लोग सरफेस क्रीप कहते हैं। तो मैक्सिमम तुम्हारा जो इरोजन होता है विंड में वो तुम्हारा साल्टेशन की वजह से होता है। अब जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है विंड इरोजन, वो है तुम्हारा पहला विंड इरोजिविटी, दूसरा सॉइल इरोडेबिलिटी, लैंड फॉर्म और कवर, लैंड कवर। अब विंड इरोजिविटी क्या है कि जो विंड क्या तुम्हारे विंड की वेलोसिटी, विंड का टर्बुलेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका ड्यूरेशन, उसकी सीजनैलिटी की मतलब किस सीजन में आएगा, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इरोजन। और अगर हाई विंड वेलोसिटी है उसमें अगर हाई एनर्जी और इरोजिविटी है तो वहां पे इरोजन विंड का ज्यादा होगा। इरोजिविटी मतलब टू कैरी सॉइल पर यूनिट एरिया या पर यूनिट टाइम, कि इतने समय तक कितना दूर तक वो कैरी कर सकता है। अगर विंड की इरोजिविटी ज्यादा है तो वो ज्यादा इरोजन कैरी करेगा, उसकी वेलोसिटी और कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। सॉइल इरोडेबिलिटी मैंने बताया था कि किस ईज से किस ईज से वो सॉइल डिटैच और ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब सॉइल में की कैपेसिटी कितनी है सॉइल को होल्ड करने के लिए, कितनी आसानी से सॉइल डिटैच और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उस पर भी तुम्हारा अगर सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी है तो कितनी भी तेज विंड हो उसको तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर उसकी इरोडिबिलिटी कम है तो यानी कि वो इरोड जल्दी हो जाएगा, थोड़ी ही हवा आएगी और हवा के साथ वो आगे चला जाएगा। अब लैंड फॉर्म यानी लैंड पे डिपेंड करता है कि लैंड एक्सपोज्ड है या उसमें कवर है, फील्ड कवर है
या उसमें तुम्हारे शेल्टर क्रॉप्स लगे हुए हैं कि जो विंड की वेलोसिटी को ब्रेक कर सके, या तुम्हारा कवर क्रॉप्स लगे हुए हैं, लैंड तुम्हारा प्लेन है या अंडुलेटिंग है, अंडुलेटिंग मतलब ऊपर नीचे है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा लैंड फॉर्म और लैंड कवर पे कि तुम्हारा कितना इरोजन होगा। ठीक है, अब इसके अलावा तुम्हारा एक और इसमें है, इसमें कि जो लैंड इरोजन है इसको हम लोग एस्टिमेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताया तुम लोगों को कि लैंड इरोजन कैसे होता है। दूसरा है कि लैंड इरोजन एस्टिमेट कैसे करते हैं। तो जो सॉइल इरोजन है, दो चीजें हैं, एक लैंड इरोजन और एक सॉइल इरोजन। तो जो सॉइल इरोजन का असेसमेंट हम लोग एक सॉइल लॉस टॉलरेंस वैल्यू टी वैल्यू से, सॉइल लॉस इक्वेशन है, टी वैल्यू से करते हैं मेजर। तो टी वैल्यू जैसे तुम्हारा पोटेंशियल, अगर कितना लॉस, एनुअल लॉस ऑफ इन सॉइल पर इन टन्स पर एकड़ पर ईयर अगर निकालने का एक इक्वेशन है कि आर इंटू के इंटू एल एस इंटू सी इंटू पी। यानी आर है कि रेनफॉल और रन ऑफ का एक फैक्टर है, के सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर है, एल एस है लेंथ, स्लोप लेंथ और स्टीपनेस फैक्टर, सी क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर, पी सपोर्ट प्रैक्टिस फैक्टर। और सॉइल लॉस, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में चेंज किया गया था और थोड़ा सा रिवाइज यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन बनाया गया था, तो उसमें बस थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेशन करके तुम्हारा चेंज किया गया था। ठीक है, अब क्या प्रिंसिपल्स है फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन बाय वाटर। अगर सॉइल इरोजन बाय वाटर है तो हम किस प्रिंसिपल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने खुद भी तुम लोग अभी पढ़े कि अगर सॉइल लॉस है तो हम रेन ड्रॉप के इम्पैक्ट को अगर कम कर दें, यानी अगर हम वेजिटेटिव कवर बढ़ा दें, सॉइल एग्रीगेट्स को स्टेबलाइज करना है, तो यानी सॉइल एग्रीगेट्स को स्टेबलाइज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में बढ़ा दें। अगर उसका कवर, वेजिटेटिव कवर बढ़ा देंगे, रूट पार्टिकल्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा वेजिटेटिव कवर सॉइल में बढ़ जाएगा। तुम्हारा इनफिल्ट्रेशन और रन ऑफ को रिड्यूस कर देंगे। इनफिल्ट्रेशन और रन ऑफ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनफिल्ट्रेशन को इंक्रीज करेंगे और रन ऑफ को रिड्यूस करेंगे। इनफिल्ट्रेशन, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा होगा, सॉइल में पोरोसिटी ज्यादा होगी, तो जो इनफिल्ट्रेशन है वो कंपैरेटिवली तुम्हारा ज्यादा होगा। और रन ऑफ कम होगा अगर सॉइल कवर्ड होगा और उसके स्लोप को हम अगेंस्ट द स्लोप, अगर पानी है तो पानी के हम को निकलने के लिए अगर हम रास्ता दे देंगे, तो तुम्हारा सॉइल रन ऑफ जो है उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और रन ऑफ तुम्हारा सॉइल का कम होगा। मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल, मिनिमम डिस्टर्बेंस करेंगे, अगर टिलेज हम कम करेंगे, डिस्टर्बेंस कम करेंगे, तो सॉइल का स्ट्रक्चर भी सही रहेगा और सॉइल हमारा कम डिस्टर्ब होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सही रहेंगी। प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ रन ऑफ वाटर इन चैनल, कैरिंग रन ऑफ वाटर सेफली आउट ऑफ फील्ड, फील्ड से बाहर कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग इरोजन कंट्रोल मेजर्स, इरोजन कंट्रोल के जितने भी मेजर्स है कि हम चेक डैम्स बना लें या बंड्स बना लें कि इरोजन को हम रोक। अगर मान लो कि कहीं ऐसे एरिया है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है या पानी का स्लोपी एरिया कहीं जाके इकट्ठा हो रहा है, तो हम वैसे जगह पे डैम्स या बांध बना देते हैं कि पानी बाहर ना जाए। और रेगुलर मेंटेनेंस करें इरोजन कंट्रोल मेजर्स का, तो तुम्हारा हम इरोजन को रोक सकते हैं। अब कंट्रोल मेजर्स जो है वाटर इरोजन के, वो है तुम्हारा अमेंडमेंट्स की इंक्रीज कर दे एग्रीगेट स्टेबिलिटी, पोरोसिटी और इनफिल्ट्रेशन, उससे रन ऑफ रिड्यूस हो जाएगा। मैन्योरिंग करते रहे तो उससे सेडिमेंट लॉस भी नहीं हो, क्योंकि मैन्योर्स बाइंड करते हैं जो भी पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करते हैं और पार्टिकल्स। अगर कवर क्रॉप, जैसे जनरली क्या होता है ना कि जब दो क्रॉप फार्मर्स दो क्रॉप लेते हैं रोटेशन में, एक रबी और एक खरीफ, पर उन दोनों के बीच में क्या होता है ना कि एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप के बीच में कभी 1 महीना 2 महीना, इनफैक्ट कभी कभी 3 महीना भी तुम्हारा खाली रह जाता है। और जब वो खाली रह जाता है तुम्हारा खेत, उस समय चांसेस ये होते हैं कि रन ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी का मौसम देखो, जो लोग इनफैक्ट भागलपुर में होंगे, आज मौसम तुम्हारा बादल है और हवा तेज चल रही है। हवा तेज चल रही है तो क्या है कि बहुत सारा फील्ड ऐसा है
जहाँ पे गेहूं लगा हुआ था और हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अभी क्या है, वो खेत खाली है। जब खेत खाली है तो चांसेस क्या है, जो मिट्टी हल्के होंगे, ऊपर होंगे, वो हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही क्या होता है, ये 1-2 महीना क्या होता है, हाई टेम्परेचर जब रहता है तो थोड़ी भी धूप होगी और हवा चलेगी तो साथ में मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। उसके बाद तुम कंजर्वेशन टिलेज कर सकते हो कि मिनिमम टिलेज किए, लीफ रेसिड्यूज को इनकॉर्पोरेट कर दिए। एक कंजर्वेशन टिलेज में ये है कि मिनिमम टिलेज किए और जो स्टबल्स है उसको उसी में इनकॉर्पोरेट कर दिए, मतलब उसको उसी में जोत दिए ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करे या उसको कवर कर दिए। उसके ही जो पुआल है उन्हीं सबसे कवर कर दिए, तो वहां खाली नहीं रहा। उसके बाद मल्चिंग किए। मल्चिंग मतलब अगर फील्ड में हल्का भी मॉइस्चर है तो ऊपर से हम उसको ढक दिए। उसको ढक देने से क्या होता है कि सोलर रेडिएशन या रेन ड्रॉप, उनका इम्पैक्ट डायरेक्ट तुमको फील्ड पे नहीं पड़ता है। सॉइल एग्रीगेट्स जो है, अगर बारिश भी होगी तो सीधे उस पर नहीं पड़ेगा, तो एग्रीगेट तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं होगा, इवोपरेशन या मॉइस्चर का लॉस नहीं होगा, और अमाउंट जो वेलोसिटी का रन ऑफ है वो भी कम होगा। सरफेस सीलिंग, क्रस्टिंग और कंपैक्शन भी कम होगा। हम लोग कंटूर क्रॉपिंग करते हैं, कंटूर्स बनाते हैं, मतलब स्टेप स्टेप वाइज वो बनाते हैं। जहां अगर तुम्हारा स्लोपी लैंड है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे अगर जाए तो तुम्हारा एक तो ऊपर से अगर जाता है तो नीचे थोड़ा रुक जाता है, और उससे भी अगर नीचे जाता है तो वहां पे भी थोड़ा सा सॉइल तुम्हारा जो न्यूट्रिएंट है वो हर एक स्टेप पे थोड़ा रुकता है, और जो स्लोप्स है उस पे तुम्हारा न्यूट्रिएंट सब एक साथ नीचे की तरफ जाके जमा नहीं हो जाता और बह नहीं जाता है। तुम्हारा स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं कि स्ट्रिप्स में हम लगाते हैं। फिर तुम्हारा कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं। फिर एक टेक्नोलॉजी है सॉइल टेक्नोलॉजी, यानी स्लोपिंग एग्रीकल्चर लैंड टेक्नोलॉजी। सॉइल कंजर्वेशन और फूड प्रोडक्शन सोसाइटी ने एक निकाला है टेक्नोलॉजी कि स्लोपिंग लैंड पे कैसे एग्रीकल्चर करना है, कैसे करना है, उसकी एक टेक्नोलॉजी निकाली है। और उसके बाद है तुम्हारा एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब इसको कंजर्व, सॉइल लॉस को कंजर्व करने के लिए हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। अगर देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने अपने खेत के चारों तरफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्रॉप्स लगाते हैं या वुड क्रॉप्स, मतलब शीशम, साल, महुआ, ऐसे चीजें लगा रखी हैं, बड़े क्रॉप्स जो तो इमीडिएटली तो हमें रिटर्न प्रोडक्शन नहीं देते, पर ओवर द इयर्स बाद में जाके वो वुड वुड या टिम्बर ऐसे देते हैं। और उनका फायदा क्या होता है कि उनके डीप रूटेड होते हैं और वो विंड की वेलोसिटी को बहुत रोकते हैं। तो चारों तरफ से अगर हम वो लगा देते हैं तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है, और हमारे विंड की वेलोसिटी, विंड को रोकने में भी काम देता है। दूसरा कि वो बंड का भी काम करता है। वो बंड का काम करता है, तो पानी अगर रेनफॉल हुआ तो पानी बाहर नहीं जा पाता है तुम्हारा। फिर अले क्रॉपिंग हुआ कि ट्रीज के बीच में हम कुछ ऐसे क्रॉप्स लगा दें जो, मान लो जिसमें सनलाइट की जरूरत हो और ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए, ऐसे क्रॉप ट्री एरियाज के बीच में लगा देते हैं, तो उसको हम अले क्रॉपिंग कहते हैं। और हम उस एरिया को भी यूज कर सकते हैं, तो वहां खाली एरिया जो है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तुम्हारा बफर स्ट्रिप है, ग्रास वाटरवेज है, मतलब जो वाटरवेज है, वाटर्स का एरिया है, उसके साइड में हम ग्रासेस लगा देते हैं कि वेलोसिटी जो है ग्रास कवर की वजह से तुम्हारे पानी की के सेफली ट्रांसपोर्ट भी हो जाए और उसकी वेलोसिटी भी रिड्यूस हो जाए। दूसरा हम टेरेसिंग कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का बेंच टेरेस, रिटेंशन टेरेस और डाइवर्शन टेरेस कर सकते हैं, जो रन ऑफ और को इंटरसेप्ट करता है। अब दूसरा आता है तुम्हारा कि विंड इरोजन को कैसे असेस करते हैं। तो विंड इरोजन का भी एक इक्वेशन दिया हुआ है कि विंड इरोजन को, देखो मैं तुम लोग को ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि तुमको सिर्फ विंड इरोजन के लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि विंड इरोजन निकालने के लिए या लॉस ऑफ सॉइल ड्यू टू विंड इरोजन के लिए एक इक्वेशन है। डिटेल में तुमको नहीं जानना है कि कैसे कैलकुलेट करना है। अगर किसी को याद रहता है कि हाँ ये इसका एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला में किसको क्या कहते हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन जिनको जेआरएफ करना होगा उनको ये चीजें डिटेल में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम लोगों को आता है इसमें कि व्हाट डज
K stands in wind erosion equation, या अगर यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन है तो उसमें P क्या है, LS क्या है, या इसमें V क्या है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है। अब प्रिंसिपल्स क्या है विंड इरोजन के कंट्रोल का। अब अगर वाटर कंटेंट सॉइल में इंक्रीज कर दे, दूसरा अमाउंट ऑफ ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज कर दे, वेजिटेटिव कवर इंक्रीज कर दे, स्टबल्स और जो है प्रीवियस क्रॉप को उसको रहने दे, आर्टिफिशियल कवर यानी स्ट्रॉ मल्चिंग कर दे, विंड ब्रेक्स लगा दे, सरफेस सॉइल में स्मॉल क्लॉड्स, अगर बहुत ही मिट्टी को हम बहुत बारीक कर देते हैं, पल्वराइज मतलब बारीक कर देते हैं, तो चांसेस हमारे विंड इरोजन के बढ़ जाते हैं। अगर उसमें बड़े बड़े क्लॉड्स रहेंगे, मतलब बड़ा बड़ा ढीला टाइप रहेगा, तो जनरली वो तुम्हारा हवा में विंड इरोजन नहीं होगा। और अगर जनरली विंड का डायरेक्शन किसी भी उसमें फिक्स रहता है कि अब जैसे अभी पता है कि अगर मई का महीना है तो पूरब की तरफ से हवा चलेगी या पूर्वा चलेगी या पछिया चलेगी, कब क्या चलता है ये पता होता, तो उस डायरेक्शन में अगर हम उसको प्रॉपर कल्टीवेशन करें, उसके राइट एंगल पे विंड के डायरेक्शन पे, तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विंड इरोशन को। तो व्हाट आर द विंड कंट्रोल मेजर्स, मैंने वही कहा, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को कैसे हम स्टेबलाइज कर सकें, कवर क्रॉप्स लगाएंगे, रिजिंग या सरफेस रफनिंग करेंगे कि सरफेस रफ रहे, जितना स्मूथ रहेगा सरफेस उतना ज्यादा इरोजन के चांसेस रहेंगे, विंड बैरियर्स लगाएं, रेसिड्यू मैनेजमेंट करें, स्ट्रिप क्रॉपिंग और स्टेबलाइज करें। और जो विंड इरोजन है वो सबसे ज्यादा तुम्हारा सेमी एरिड एरियाज यानी राजस्थान, गुजरात, ऐसे जगह है जहां पे तुम्हारे सैंड ड्यून्स है, मतलब डिजर्ट एरिया है, तो ऐसे जगह में तुम्हारा विंड इरोजन बहुत ज्यादा है। तो वहां अगर सैंड ड्यून्स को हम लोग स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज इन द सेंस कि वो ड्यून्स जो होते हैं वो अगर किसी तरह स्टेबलाइज हो और इतना इजी ना रहे कि हवा के साथ वो उड़ जाए, तो वैसे वो करने से तुम्हारा हम लोग विंड इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं।